begin. Namaskar. On occasion of World Theatre Day, We welcome all the viewers of Kaladarpan on this online platform. Today, we will be having conversation with an eminent director, actor, screenwriter, and a producer, Tigmanshu Dhulia. Tigmanshu Dhulia holds a master's degree in theatre from National School of Drama. His movie Pan Singh Tomar has won National Film Award for Best Feature Film in 2012. similarly, his sequel film, Sahe Biwi or Gangster, had gained critical acclaim. He is also well known for his character, Ramadhir Singh, in the famous modern cult of Anurag Kashyap, Gangs of Wasipur. So let's begin today's episode of Guftagu. नमस्कार। कला दर्पण आज विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च मौके पर आप सभी का स्वागत करता है और इस खास मौके पर हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती तिग्मांशु धूलिया। सो वेलकम तिग्मांशु धूलिया जी। शुक्रिया। अगर हम उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो आज भी मुझे याद आ रहा है एक करम भूमि अखबार निकलता था वो। आप काफी होशियार हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ पहाड़ को लेकर नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में बहुत है उसके लिए। देहरादून की जहां तक आप बात कर रहे हो तो क्या था कि मैं 10th क्लास में फेल हो गया था। लूज करने का जो पीड़ा होती है वो पहली बार झेली थी मैंने। एक बेबाकी से वो अखबार अपने आप में उन तमाम चीजों को सुर्खियों में रखता रहा है और ये भी मुझे पता चला है कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से राजनीति में भी उनका दखल रहा है। ये सब सही बात है। कर्मभूमि अखबार अंग्रेजों के वक्त से शुरू किया उन्होंने एज ए प्रोटेस्ट न्यूज़पेपर। और दादाजी के बारे में तो कई कहानियां हैं। और देहरादून के उस 6 महीने रहने पे मैंने हर हफ्ते 3 से 4 पिक्चरें देखी। तो पिक्चर मैं रोज देखता था, ऑलमोस्ट 9 से 12 या कोई भी नई फिल्म रिलीज होती थी मैं जाता था, क्योंकि नाना नानी जी के साथ रहता था। नाना नानी जी को थोड़ा बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है। सो जाते हैं झाड़वे, फिर हम लोग निकल लेते थे। तो वो सब चीजें की देहरादून में। तो आई हैड अ वेरी गुड टाइम। पढ़ाई भी की और फिल्में भी खूब देखी। तो पेरेंट्स का जैसे रहा है, मम्मी प्रोफेसर रही हैं संस्कृत की, पापा जज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें आपको विरासत में मिली, तो उस तरह का एक रहा है। और जहाँ इस तरह का मुझे लगता है कि वो एक जो ब्लेंडिंग होती है ना, कि अपना ट्रेडिशनल वैल्यूज भी हैं, मॉडर्निटी भी है, वो कहीं ना कहीं आपके वो इलाहाबाद से ही रचा बसा हुआ था आपके अंदर। जब आप एनएसडी में आए, या एक जैसे आपके नाम को लेके बोलते हैं तिग्मांशु, रेज ऑफ द सन, कुछ इस तरह का। और आप अपनी माँ की वो तमाम वो बातें की नहीं, उस तरफ देख करके बस 5 बार मंत्र का जाप कर लो गायत्री का, दैट्स सफिशिएंट। इस तरह का जो एक सिंबॉलिक हो रहा है आपका ना, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं उन दोनों चीजों का जो समन्वय है उसका रिफ्लेक्शन मैंने एनएसडी में देखा है। नहीं, आप सही कह रहे हो। वो इलाहाबाद शहर ही ऐसा है कि वहाँ पे ट्रेडिशनल मॉडर्निटी का बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस है। इस तरह का वाकया हुआ था कि जब आप किसी कॉलेज के प्ले से एकदम ग्रीन रूम में आ रहे थे, यू मूविंग योर मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, और एक जैसे रिलैक्स मूड होता ही है, और ऑल ऑफ सडन एक बहुत ही क्लोज जो आपके एकदम करीब वो आते हैं, और बड़ी अपवर्ड सिचुएशन हो जाती है तिग्मांशु की, और बहुत एम्बैरेसिंग। वो शख्सियत फिर लौटती है, लेकिन वो पलट के नहीं आए के अलावा जो खास बात है, इवन ही हैज नॉट मेंशन लेटर ऑन दिस थिंग। ये कितनी बड़ी बात है साहिब, आप समझ रहे मेरा इशारा? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ना, ये छोटी छोटी जो इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, जिसमें कि सिर्फ
चुप्पी है, लेकिन समझ के लेवल पे दोनों तरफ। हाँ, वो नहीं चाहते नहीं कि मैं एम्बैरेस फील करूँ। या हम्म, तो तो वो ये उनकी ग्रेटनेस कितनी थी। बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है, कितनी बड़ी वो बॉन्डिंग है, ये जी। अपने आप में सच में। नहीं, वो उनकी समझ है, वो कंप्लीटली उनकी समझ है। या एट दैट एज, एट दैट टाइम, वो मैं उस वक़्त, या 1983 की बात कर रहा हूँ मैं, 84। उस एज में एक फादर अपने बेटे को सिगरेट पीते हुए देखे और हम दोनों की नज़र पड़ी और वो नज़र झुका के पलट के चले गए कि, और घर आकर भी उन्होंने इस बात को मेंशन नहीं किया। मैंने देखा कि उन्होंने मुझे देख लिया है। तो ये मैं कभी, बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो कोई और फादर होते तो सुताई कर देते बुरी तरह से, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ये वो देख करके मेरे अंदर का हृदय परिवर्तन हुआ और सिगरेट मैंने छोड़ दी। मैंने इसलिए नहीं छोड़ी कि मैंने तभी पीनी शुरू की थी। तो इतनी जल्दी कैसे छोड़ देता। एक्सपेरिमेंट है। लेकिन मेरे ज़हन में अपने फादर के किरदार को लेकर के उनके एक इजाफा तो हुआ बहुत ज़्यादा। स्पेशली आपका जो वो पैरानॉइड जो बैंड है, एक तरह का मुझे यूफोरिया पूरा, मतलब वो जो उन्माद है और जो मस्ती है, और वो आई स्टिल रिमेम्बर एनएसडी में भी जब आप आए थे तो दो तरह के खेमे होते थे हमारे हॉस्टल में। एक को मैं रूरल नाम दूंगा, एक को अर्बन दूंगा मैं। तो रूरल वाले में तो वही देशी घी और वही ट्रेडिशनल फूड बनता था। आप वाले में जब मैं एंटर करता था तो धुआं ही धुआं मिलता था, और उसमें एक अलग तरह का जो है ना नमकीन रखी हुई है, कुछ टॉनिक रखा हुआ है। तो इरफान वहाँ बैठे हैं और तमाम जो दूसरे हैं। तो हमारा जो रूम होता था, स्पेशली मेरा जो रूममेट था रोहित आशगौड़, शिमला हिमाचल का, वो दोनों की तरफ रुझान रहता था, चाहे वो रूरल वाले हों अर्बन वाले हों। ज्यादा करके मीटिंग वगैरह हमारे रूम में ही हुआ करती थी। तो अपने आप में इसलिए उसको उसको लोमड़ी बोला था मैं। है। तो मुझे ये सारी चीजें, स्पेशली आई स्टिल रिमेम्बर जब हम फर्स्ट ईयर में डॉर्मेट्री में रहते थे। उसका बर्थडे आज है। अच्छा, हाँ आज है। हाँ हाँ, तो उसको विश किया ग्रुप में हमने। तो भाई आज जो है डॉर्मेट्री में क्या था कि पता चला कि स्वर्ण के पापा आ रहे हैं। तो आई डोंट नो कि आपको कितना याद होगा। तो मैं जहां पे मेरा बेड लगा हुआ था वहां पे एक हीरोइन का इरोटिक एक पोस्टर था। अब जल्दी जल्दी जो है पापा एकदम अंदर आए और विनीत ने जो है टॉवेल उसमें लटका दिया। अब जैसे पापा आए वहां एकदम से टॉवेल गिर गया और विनीत जो है ना उस जो अलमारी थी उसके सर के खड़ा हो गया। पापा बार बोल रहे बेटा बैठो ना, बैठ के बात, नो 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 ना अंकल सही। ओह माय गॉड, मतलब मैं क्या बताऊं। तो इस तरह के, डू यू रिमेम्बर एनी दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स? यार, मुझको सिर्फ वो याद है जब रतन थियम आए थे। रतन थियम का बहुत सबको खौफ था कि मणिपुर से आ रहे रतन थियम। तो अब मेरे भी गेस्ट बहुत आते थे, नैनीताल से, इलाहाबाद से, सब बहुत आते थे। तो अब मैं और संजय मिश्रा रूम पार्टनर थे, सेकंड ईयर की बात है, तब तक रूम मिल चुके थे। तो एक दिन सुबह हम लोग सो रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजा हुआ रात को, और हम लोग किसके रूम में सो रहे थे, विपिन शर्मा जो था भारतीय विपिन, उसके रूम में सो रहे थे। कहाँ, किसी सीनियर के रूम में सो रहे थे, क्योंकि हमारे रूम में कोई और सो रहा था जिसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं था। तो आए बुरा, तो हम लोग को उठाया गया, घबराए हुए। पहली बार रतन थियम को देखा, वो आए थे 2 दिन पहले। तो उनको देखा भी ऐसा भी नहीं था स्कूल में देखा था, वो सिर्फ ढमाढम आवाजें हुई, डराने वाली आवाजें कुछ हुई, दरवाजे पे भाड़ 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 खोला और देखा एक रतन थियम सामने खड़ा है, लाल आंखों से गुस्से में देख रहा आपको। दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद रतन थियम। तो वो डर वो जो पैदा हुआ, वही डर लेके सुबह हमारी पेशी भी उनके ऑफिस में। और वो समझते तो वो भी थे, वो भी स्कूल, वो भी उसी हॉस्टल में रहे हुए हैं, सब उन्होंने भी देखा है। तो वो तो एक फॉर्मेलिटी थी कि बुलाना था, थोड़ा डराना धमकाना था, कर होना कुछ नहीं था, तो वही हुआ। तो मजेदार सीन था कि आप
को डराते भी थे लेकिन फिर कुछ करते नहीं थे। हम्म, आर्टिस्टिक माहौल था, इसी को तो कहते हैं। अरे जबरदस्त। आई स्टिल रिमेम्बर निभा जोशी की उसमें वन ऑफ आवर क्लासमेट वो लिटरेरी ऊँग रहा है तो उसको जगा रहा, दूसरा को नहीं सक रहा, नहीं स्टॉप इट, लेट हिम स्लीप। और फिर तो वो बिल्कुल नीचे जो है ना कुर्सियां किनारे करके आराम। तो इतना ज्यादा लिबर्टी, इतनी ज्यादा फ्रीडम कि नहीं कंफर्ट जोन में रहिए आप, कोई जरूरी नहीं कि नहीं साहब अटेंशन और बिल्कुल। तो ये तो था, ये माहौल इस तरह का। ऐसा ही कि आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूट को ऐसे ही होना चाहिए, कोई या इंजीनियरिंग और कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं वो। हम्म। एक तिग्मांशु धूलिया ना, एक कंसर्न भी आपके अंदर बहुत रहता था। मेरे को ना बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, तो पता चला तो मैं कि अरे साउंड नहीं आ रहा है। तुम मेरे रूम में आए, बाकायदा मसाज किया, बंगाली मार्केट से जूस पिलाया, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो प्रोफेशनल लेवल पे हो, यू ऑलवेज कम फॉरवर्ड। हम जब गोल्डनी का दफेन कर रहे थे, वीके डायरेक्ट कर रहा था, हम क्राउड सीन में आए तो मुझे याद है मैं नवनीत का एक ऐसा पति बना था डरपोक किस्म का, पीछे पीछे छुप रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं था उसमें, फर्स्ट ईयर की बात। लेकिन फैन में मैं नहीं था। उन्होंने कुछ लड़के हम फर्स्ट ईयर के लिए थे उस हाँ प्ले हाँ में, हाँ। बट उसमें मैं नहीं था। नहीं बट जब व्हेन आई वाज अप्लाइंग माय मेकअप इन अ ग्रीन रूम, और वो मुझसे तुमने कहा वो सॉर्ड यू आर लुकिंग लाइक अ चार्ली चैपलिन। तो हो सकता है तुम सीन में ना हो लेकिन साइड हो। हाँ, वो हेल्प करने आ गए होंगे, या कुछ करने आ ये गए। हेल्प का तो मुझे याद आ रहा है, इवन शोतोपा और इरफान जब हमने कौवा चला हंस की चाल किया था, ये बैक में थ्रू आउट हमारे साथ थे। एक शायद कॉस्ट्यूम कर रहा था, एक प्रॉप कर रहा था, इफ यू रिमेम्बर। हाँ हाँ हाँ। बट ये है कि फिल्म क्लब का होना, एफटीआई वहां जाना, और खास तौर पे होली के टाइम पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, वो जो मेरा एक पोइटिक एक्सप्रेशन होता था, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, उसको भी तुमने बहुत एडमायर किया कि स्वर्ण यार कीप इट अप, ये बहुत अच्छा तुम। लिखता तो अच्छा था यार, बहुत हाँ बढ़िया। नहीं नहीं वो अभी भी है, अभी भी मैं कभी भी कोई रेडीमेड प्ले नहीं उठाता हूँ, या तो कोई घटना या कोई आइडिया या कुछ इस तरह का। तो सब पीटर ब्रूक के साथ हमारा जो है ना एक इंटरेक्शन होना था, जिसमें मलिका साराभाई, तमाम इंटरनेशनल लेवल के जो कास्ट थी, कास्ट के साथ वी टू हैव दैट क्वेश्चन आंसर सेशन महाभारत को लेकर। और जॉन क्लार्क हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से आए थे द चेरी ऑर्चर्ड के सीन वर्क करने के लिए। ऐसे ही सीन वर्क हमारा डॉल्स हाउस का भी हुआ था इब्सन का। फिर रिचर्ड इमर्ट और एकिरा मुत्सुई, जापानी नोहो थिएटर का हमारे 2 प्ले हुए थे, एक होगारमा एक फ्यूनाबन की। तो उसमें मैं फ्लूट बजाता था, आप उसमें क्या करते थे? मैं और संजय मिश्रा वो वज्रासन में पीछे बैठे रहते थे, पता नहीं क्या करते थे। कीमोनोज वगैरह पहन के। और फिर जॉन रेटेलिक इंग्लैंड से जो आया वो हमारे साथ हेमलेट प्ले, और हर कोई चाह रहा है कि मैं बनूंगा यार प्रिंस। उसने कहा नो, आई वांट टू बी माय दैट लीड कैरेक्टर लाइक ए रिक्शा पुलर। फिर उसका कास्ट किया उसने, एक अलग अंदाज में उसका प्रेजेंटेशन हुआ। उसमें आपका क्या रोल था? मैं और किशोर जी थे, हम लोग रोजनक्रांट्ज गिल्डेस्टन में कोई एक करते थे, और मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना उसका। यस। और हमारे रंजीत कपूर के साथ, क्योंकि आपका एक हिस्ट्री बैकग्राउंड भी रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पोर भी तो, और दूसरा जो है कौवा चला हंस की चाल, द वुड बी जेंटलमैन, जो मॉलियर का जो प्ले था, आई एंजॉयड दैट प्ले। बल्कि मुझे रंजीत ने कहा कि नहीं, मैं और अनिमा एक तरफ होते थे, विनीत और नवनीत दूसरी तरफ होते थे। तो जब विनीत का डायलॉग होता था तो मैं नॉन वर्बल कुछ ना कुछ करता रहता था, कभी इको करता था, कुछ करता। तो उसने कहा नहीं, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। रंजीत बोला नहीं, ये तो प्ले को टोटलिटी में एनहांस कर रहा, मैं तो नहीं बोलूंगा उस एक्टर को। और स्पेशली एक जगह किमोनोज वगैरह पहन के हम लोगों को रंजीत कपूर इकिरी क्रूस हुआ ऐसा कुछ भी बीच में। हाँ हाँ, चलो absurd था मामला एकदम। हाँ एक तो नहीं, पुअर बीतोस में जो पहली पुअर बीतोस जब कास्ट हुआ, तो एक्चुअली मुझको बहुत बड़ा रोल दिया उन्होंने, जो बाद में राधा कृष्ण दत्ता ने किया। बीतोस ही नहीं, कौन सा रोल किया था उसने, वो बहुत ही मेन रोल। हाँ, बीतोस का उसने किया था, पर राधा कृष्ण दत्ता ने काफी बड़ा रोल था। हाँ, उसका जो क्लोज फ्रेंड था उसका। हाँ, तो वो रोल मुझको मिला। हम्म, अब मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं तो, हमेशा होता ना, रिहर्सल होती थी 3-4 बजे तक, फिर चाय का ब्रेक होता था, और हम लोग कैंटीन में आके चाय, मेस में आके चाय पीते थे।
तो जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में हम्म, मैंने रंजीत कपूर से बोला, सर क्या ये कैरेक्टर गे हो सकता है? अच्छा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और चाय पी के वापस आया, कहता अब ये रोल तिग्मांशु नहीं कर रहा माय, है। ओहो। ओवर एक्साइटमेंट में वो रोल चला गया। मैंने उसमें एक कोई पहरेदार का रोल किया, फिर बाद में म्यूजिक किया था उस प्ले का। म्यूजिक भी क्या था, रिकॉर्ड से, किस किस, संगीत के रिकॉर्ड से, तो ओहो, लाइव म्यूजिक तो था भी नहीं, तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी ये बोल हाँ, कर। ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है ना। कईयों ने तो ये भी बोला आपको कि तुमने हमारा कैरियर चौपट गया, आप देखते हैं तुम्हें तो। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, होना नहीं चाहिए वैसे। अब ठीक है सब। हाँ, कभी फिर कभी बुजुर्गों में भी जवानी का जोश आ जाता है ना। एनीवे, रॉबिन दा वाला जो प्रोडक्शन था, गोल खोपड़ी एंड नुकीली खोपड़ी, ब्रेख्त का जो राउंड हेड पीक हेड है, और उसमें जो मेरा निर्मल का वो वाला था, गाना सुनाओ, गीत, गीत जो तुमने गाया, मार लो झपट लो बम्बोरिन, तो हमारा वो वाला जब सीन आता था, तो वो अपने आप में एक कैफे का वो जो माहौल था। रात, आधी रात, यानी देखो पूरी हमारा बैच, पूरा फर्स्ट ईयर और कुछ सीनियर भी थे, रात के 1-2 बज जाते थे। इवन आई स्टिल रिमेम्बर कि वो जो कोट था एक बर्टोल्ड ब्रेख्त का, कि चेंज इज एसेंशियल इन लाइफ, केरला में के.एन. पणिकर के साथ। वहां तो आपने अच्छा फिजिकल वाला वो जो रोल था, इसके कई शोज वहां भी हुए थे भी लौटने के बाद, क्योंकि वो हमारा स्टडी टूर था, फिर दिल्ली में भी किए थे के.एन. पणिकर के हाँ सुनना, साथ। लेकिन मैंने तो एक्टिंग एक्टिंग एनएसडी में मैं तो खराब एक्टर था यार। मैं तो बहुत ही खराब एक्टर था। वो असल में उम्र भी नहीं थी ना वो एक्टर एक्टर की। मैं तो सबसे छोटा था क्लास में, 19 साल में तो। यंगेस्ट वन, या हाँ, I was 19 when I joined, 22 when I passed out। क्या एज होती है? या तो एक्टर की एज तो 30 के बाद होती है ना, जिंदगी का जब एक्सपीरियंस हो चुका होता है, हार्ट ब्रेक हो चुका होता है, घर में एक आध मौतें देख चुका होता है, नौकरी लग चुकी होती है, निकाला जा चुका होता है, बहुत सारे इमोशन से गुजर, तब तो एक्टर बनता है। 22 साल की उम्र में क्या एक्टर बनेगा? तो मैं अच्छा एक्टर था ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। नसरुद्दीन शाह का जो पूरा एक्टिंग ओरिएंटेड जो सेशंस थे, उसमें आपके कैनी के साथ और दूसरे बैचमेट के साथ जो वो न्यूआंसेस थे, जो सटलिटीज थी, जो नॉन वर्बल थे, दैट वाज वंडरफुल। मुझे तो खुद उन्होंने साइलेंट लवर बोला था कि जिस तरह का मैं इम्प्रोवाइज करता था, लेकिन जो इमोशनल मेमोरी वाले जो सेशन वगैरह थे, आई थिंक नसरुद्दीन शाह के साथ वो हमारे जो दिन थे, वी कुड नो ईच अदर वेरी वेल। कई ऐसी चीजें थी जो हम उस पूरे सुबह 9 बजे से लेकर रात देर रात तक जो वहां रहते थे गेस्ट हाउस में एनएसडी के, इट वाज वंडरफुल सेशन। और फिर आप लोगों का एक अलग सेशन उसके बाद जो चलता था, उससे तो और ज्यादा, आई वाज एज एन ऑब्जर्वर बट आई एंजॉयड दैट। हाँ, वही तो आर्टिस्ट बनते हैं जी, ऐसे ही सेशन में। बिस। हम्म। तो उसके बाद एक ट्रांजिशन आया। मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का जो दूसरी जो रेपेटरी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली थिएटर एजुकेशन कंपनी, वहाँ चला गया था बैरी जॉन के साथ। वहाँ पे काफ़ी काम किया, बाहर भी गए यूरोप। और आप जो हैं एक ऐसे डायरेक्टर जिनकी मैंने मैसी साहब देखी 1985 में, 1989 में विच एनी गिव्स इट दोज वंस, और उसके बाद इलाहाबाद के बैकड्रॉप पे बरगद का भी उन्होंने कोशिश किया था, सीरियल टीवी का। उनके साथ जो प्रदीप कृष्ण और अरुंधति रॉय के साथ आपका जो अनुभव रहा है इलेक्ट्रिक मून का, तो वो पूरा का पूरा, क्योंकि वो जिस तरह का काम करते हैं उसके बारे में बहुत कम सुना जाता है या जाना जाता है, जहाँ पे भी आपके बारे में बात होती है। वो अच्छे डायरेक्टर थे, यानी कि बहुत ही केयरिंग डायरेक्टर थे। अरुंधति और प्रदीप बोथ, एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट था। एकदम टिपिकल दिल्ली के लुटियंस, दिल्ली के इलीट जो होते हैं, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो वो इलाहाबाद के जो अंग्रेजी बोलने वाले एलिट और यहाँ वाले एलिट में जो फर्क होता है, वो भी मुझको समझ में आया हूँ कई मामलों। स्पेशली जो बैंडिट क्वीन शेखर कपूर के साथ रहा था 94 में, और उनका ये कहना कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो खूबसूरत भी हो और ऐसा लगे देख करके यार ये तो मर जाएगा,
करेक्ट। और ऐसा ही हुआ, मतलब कितने जल्दी चला गया वो। और वो तो गया गया, फिर बोला भाई तू कब आ रहा है, मेरा रूममेट, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। वो दूसरा साथी भी चला गया। व्हाट है ही नहीं यार। दोनों के दोनों हमारे क्लासमेट जो है, एक के बाद एक, वी आर लिटरली मिसिंग देम। हाँ बिल्कुल। Very sad. तो बैंडिट क्वीन का वो सारा जो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन रहा, आगे जो फिल्म आपने बनाई, मान सिंह तोमर, भले ही वो अ, एक पत्रिका में 1.5-2 पन्ने का आपने वो आर्टिकल था, लेकिन जो एम्बियंस है, जो तमाम वो चीज़ें जो आपने बैंडिट क्वीन के टाइम पे वहाँ पे ऑब्जर्व की थी, वो आगे बहुत काम आई। और अब मैं एक ऐसी फिल्म में आ रहा हूँ जिसके मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं आपके और आपकी वाइफ के बीच में बच्ची को लेकर के कुछ हुआ है। ए अजनबी तुम भी कभी। हम्म। तो थोड़ा सा हल्का सा व्यूअर्स को कि वो जो मणिरत्नम की अ, फिल्म थी दिल से, तो कैसे जो अब बड़े इत्तेफाक की बात है कि अभी तुमसे बात कर रहा हूँ और यही बात अराउंड 12:30-1 बजे, इतने सालों बाद, 30-35 साल बाद मुझको आज भारती मिली। ओ बिपिन की वाइफ। हाँ हाँ मैंने आफ्टर, मतलब वही ड्रामा स्कूल छोड़ने के बाद मैंने कभी हाँ। देखा नहीं। हम्म, वो बॉम्बे आई थी मिलने अपने बेटे से मिलाने के लिए, तो मैंने यही जिक्र आया जो तुम बोल रहे हो, तो मैंने यही कहा वाकया उनको आज दिन में भी सुनाया, अभी सुना तो बस। व्हाट अ ऐसा कोइंसिडेंस। कुछ नहीं कि मेरी बेटी हुई है, उसका नाम हमने रखा श्रेयसी, हम्म, और वो 98 की बात है, 98 जून में पैदा हुई थी, और सितंबर अक्टूबर में ये दिल से आई थी, 3 महीने 4 महीने बाद। तो म्यूजिक रिलीज हुआ था, तो म्यूजिक रिलीज में जाते हैं आप तो आपको सीडी वीडी मिलता है पिक्चर के गाने हम्म। का, और गाने तो बहुत अच्छे थे ही है दिल से के। तो गाना सुना रहा था मैं अपनी वाइफ को, तो उसमें वो गाना है, ऐ अजनबी तू वो जान सी कहाँ, और वो सुना, और मेरी तुलिका ने बोला कि नहीं इसका नाम श्रेयसी नहीं, इसका नाम जानसी। तब से उसका नाम फिर झांसी हो गया था। तो वही मैं कहता हूँ, मेरी बेटी का नाम एक्चुअली गुलजार साहब ने रखा। वाह क्या बात। उसके बाद मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये आप थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। कुछ लोग रेत पर लिखे नामों की तरह होते हैं, हवा का एक ही झोंका जिन्हें उड़ा लेता है। ये दिल से का इंटरवल पॉइंट है। जबरदस्त। हाँ तो उसका ये है कि जब मणि साहब ने मुझको बोला कि तुम लिखोगे, तो मैंने हाँ, तो मतलब उसका कोई इसमें हाँ ही था, तो हाँ ही। तो उन्होंने एक बहुत बड़े राइटर को भी बुला रखा था, हम्म, और बेसिकली लिखना नहीं था, वो एक्चुअली ट्रांसलेशन करना था। अच्छा। वो अंग्रेजी में बताते थे मुझे ये चाहिए, और वो कोई डायलॉग फॉर्म में इतना नहीं रहता था, हम्म, वो एक थॉट होता था कि अब ये बोलेगा तो ये बोलेगी, फिर ये बोलेगा तो ये, ऐसे इस तरह से रहता था। आपको उसको एक स्ट्रक्चर दे करके आप, क्योंकि मनी सर को हिंदी आती नहीं थी, वो वैसे भी पहली फिल्म थी उनकी हिंदी। तो एक बहुत बड़े राइटर का मैं नाम नहीं लूंगा, उनको भी बुलाया गया था, हम दोनों को सेम सिचुएशन दी थी। तो उन्होंने क्या लिखा वो तो मुझे मालूम नहीं, जो आपने पढ़ा वो मैंने लिखा था, तो काम मुझको मिल गया। जो हासिल हुआ, हासिल के बाद 2003 में, वो एक ट्रिगर पॉइंट था, जो कहीं ना कहीं आपके मथुरा के दोस्त की उस स्टोरी को आपने एक तो इलाहाबाद के बैकड्रॉप में लिया, और दूसरा क्लाइमेक्स कुंभ का पहले से ही सोचा हुआ था। तो उसने एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके इस फिल्म करियर में। और स्पेशली ये जो बात है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आती है? रिश्ते तो बन बनाए मिलते हैं, दोस्ती का रिश्ता आदमी खुद बनाता है, खुद बनाता है। हम्म। ये ऐसे नहीं, ऐसा ख्याल आया, हम्म, फादर और बेटे का सीन था, और पूरी फिल्म जो है हासिल जो है, आप कभी कभी क्या होता है, आप कहानी लिखते हैं और बहुत हम्म, बाद में सोचते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द स्टोरी सेइंग, व्हाट इज द फिल्म अबाउट। हासिल वाज अबाउट दिस ओनली, या
बिकॉज रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, अपने माँ बाप तो आप चूज करते नहीं हो, लेकिन आप अपने दोस्त चूज करते हो। जिमी की गलती उस पिक्चर में ये थी कि ही चोज रन, इरफान का जो कैरेक्टर, ही चोज हिम एज हिज फ्रेंड, और उसने उसको बिट्रे किया। तो पिताजी की ये सेइंग, तो वो सोच रहे थे कि बेटा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो तुम इतने समझदार हो चुके हो कि अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। एक्सपेक्ट करते कि शायद उसे दोस्त भी अच्छे बनाए होंगे, पर उसने, दैट वाज द फिल्म, पिक्चर थी उस बारे में, एंड ऑफ इनोसेंस एंड रॉन्ग डिसीजन व्हेन यू मेक द रॉन्ग चॉइसेस इन लाइफ। तो ये डायलॉग लिखते ही लोग, हासिल के डायलॉग मैंने 85% सेट पे ही लिखे हैं, पहले से लिखे हुए नहीं थे। सेट पे उसी वक्त सीन हो रहा है, बट जब लाइटिंग बताता है लाइटिंग करो, पहला शॉट होता है, आधा पौन घंटा लगता है लाइटिंग करने में। तब तक सीन लिख देता था मैं। और चरस, जिसको कहीं ना कहीं स्क्रीन में अ जॉइंट एफर्ट के नाम से भी जो है हाँ, कुछ, उसका नाम ही था चरस जॉन डफोर्ड। हाँ, तो थोड़ा सा उसको एक अलग शेड भी लोगों ने देने की कोशिश की, जो कि ऐसा नहीं था। हाँ, और गुलामी और फिर शोमैन, ये जो ऐसा एक फेज रहा है आपका, जो करीब आई थिंक 6-7 साल का, यू नो, एक वैक्यूम सा और कुछ उस तरह का। और फिर शागिर्द आए। शागिर्द में जो भी जिस तरह का रहा, मुझे लग रहा है कि शागिर्द में ही जिस तरह का बंटी का रोल कश्यप ने किया यहाँ पे, और फिर कहीं ना कहीं आपका ये गिव एंड टेक रहा है कि नहीं, आगे तुम फिल्म बनाओगे तो तुम भी रोल करोगे मेरी फिल्म में, और जो एक आपसी रिश्ता जो होता है। हम्म, तो फिर आपने फिल्म गैंग्स ऑफ वासीपुर में वो रामाधीर सिंह, ऐसा लग रहा है कि हिमांशु के अलावा शायद ही कोई उसको कर पाता होता है ना। और वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपस में एक जो केमिस्ट्री है, ये पता चला कि आपको तब पता चला जब वो प्रोस्थेटिक वाला आया, और तब आपको लगा कि ओह ये तो मेजर रोल। बट जैसा इसमें था ना, स्पेशली जो डायलॉग है, बेटा लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा, जिस अंदाज में ये बोला गया है ना, ये तो मतलब एक शोले की तरह जो होता ना, उस तरह का हो गया, सच में बताऊं। हाँ, हो गया। वो बताते हैं ना ये उसका कितने आदमी थे, तेरा हाँ क्या हाँ, हुआ था, डायलॉग तो है नहीं है कोई। न, वो वो हो इसलिए पाया, देखो, वो इसमें कोई थिएटर और फिल्म का भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं, वो एक ही चीज है हम्म, कि मैंने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक्टिंग की, और एनएसडी पास आउट होने के बाद पहली बार मैंने एक्टिंग की, 1989 में पास आउट किया था, इसको हो गए 20 साल के ऊपर। हम्म, तो मैंने तो 20 साल एक्टिंग करवाई है, बहुत एक्टरों से एक्टिंग करवाई है, एक्टिंग खुद नहीं की कभी। तो जब मैं करवाता भी था, कभी कभी एक्टिंग करके भी कर बताता था, जो एक्टर को समझ में नहीं आता तो करके बताता, जब मुझको कॉपी कर लो मुझे बस। लेकिन कभी मैंने प्रॉपरली एक्टिंग कभी की नहीं, ना स्टेज पे, थिएटर तो मैंने कभी किया ही नहीं उसके बाद। तब तक मैं दिग्मांशु धूलिया बन चुका था, जब तक वासेपुर आई, मतलब जब वासेपुर की शूटिंग हो रही थी तो मैं डायरेक्टर था। तो जब मैं सेट पे करने का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एक्टर को जरूरत होती है परफॉर्म करने के लिए, वो होती है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं हो सकती एक्टिंग। डेफिनेटली, तो स्पेशली कॉन्फिडेंस, या तो अगर नया एक्टर है तो कॉन्फिडेंस उसको डायरेक्टर देता है कि हौसला और हाथ पकड़ के चल के सिखाना, जो वाइल्ड वाइल्ड डक पे जैसे हम लोग ड्रामा स्कूल में थिएटर करते थे, किसी भी डायरेक्टर ने बोला ही नहीं कभी कि तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। तो वो कमजोर डायरेक्टर में तो सबको मानता हूँ, सब थे। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे पास था, बिकॉज मैं डायरेक्टर था। अनुराग भी दोस्त, जो डायरेक्टर है वो भी दोस्त है, कैमरामैन है वो भी दोस्त है, बाकी के एक्टर हैं, कोई ना जूनियर है या मनोज बाजपेयी वाजपेयी ऐसे लोग हैं जो दोस्त है। तो आप कंफर्ट दोस्ती जोन। में, कंफर्ट जोन में आप एक्टिंग कर रहे थे, फिर ये था कि अगर गलत भी करूंगा मैं, तो कौन से मेरी रोजी रोटी जाने वाली, मैं एक्टर तो हूं नहीं। तो आपने कॉन्फिडेंस में कर दिया वो काम, वो हो गया। नहीं, ऐसे ही नॉट ओनली दिस, आपकी जो मिलन टॉकीज है उसमें जो लिबरल फादर का जो रोल किया है धर्मेंद्र वाले अंदाज में, हाँ, वो रोल मैं कर नहीं रहा था। अच्छा। मैंने वो रोल मैं चाहता था, सबसे पहले मैं चाहता था कि उसको पंकज त्रिपाठी करे। पंकज त्रिपाठी की डेट्स नहीं थी, फिर मैं किसी और से चाह रहा था, फिर मैंने यशपाल से बोला, शर्मा से।
और मैंने उसके साथ कभी काम भी नहीं किया था। हम्म, और फिर वहाँ भी बात नहीं बनी। एक दिन आया मथुरा वो शूटिंग करने, बट मुझको कुछ ठीक नहीं लगा और मैं उसको एकदम टाल रहा था आखिरी तक। मैं अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शेड्यूल बन रहा था। एक ऐसा टाइम आया कि बस अब यही सीन बाकी है करने को, मतलब फादर के घर के सीन। तो मैंने कहा यार छोड़ो, मैं ही कर लेता हूँ। तो मैंने ही कर दिया वो। देखो, एक तो शागिर्द में आपकी पहली चॉइस थी नाना पाटेकर, या डेट वेट की वजह से? सबसे पहले मैं अनिल कपूर के पास गया था। अच्छा अच्छा। साहब बीवी और गैंगस्टर में जो है ना, पहली वाली, तो वो फिर दूसरी वाली में इरफान आया, तीसरी में फिर हमारे संजय बाबा आ गए। तो वो जो तीन का वो था, ये फ्रेंचाइज वगैरह, ये क्या लगता है आपका कि वॉट एवर यू हैव मेटिकुलसली प्लान, वो कुड यू एग्जीक्यूट दैट वे, और लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ा गया उसमें? पार्ट 3 वाज माय वर्स्ट फिल्म। हम्म। माय वर्स्ट फिल्म। वो सारी गलती मेरी है और किसी की गलती हो नहीं सकती। और बुलेट राजा तो बहुत ही अच्छा, तमचे पे डिस्को कब आओगे, जब आएंगे तो गर्मी पड़ जाएगी पता। फिर भी जो है ना, पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ उसमें, सैफ और ये टाइम खराब चलता है तो सब खराब हो जाता है बॉस। टाइम को लेकर के आप मानते हैं? बिल्कुल भी। आपका एक बहुत ही, मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ। और राग देश में पूरा का पूरा देहरादून का वो, और वो जो सुभाष चंद्र बोस वाला, ये कितना मतलब ये पीरियोडिकल सारा का सारा, इसमें कॉस्ट्यूम तुलिका ने राग देश के अलावा और आपकी फिल्मों में की है? साहिब बीवी गैंगस्टर्स के बाद सब पिक्चरों में की। अच्छा 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 अच्छा। जो हमारा ये कोरोना वाला दौर आया, तो हाउ हिमांशु धूलिया गॉट अफेक्टेड, ये मैं कह रहा गॉट अफेक्टेड इन द सेंस कि जो सब लोग हुए, ऐसा नहीं था मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट ये था घर में रहे, घर का काम किया, कि कोई काम करने वाला आ नहीं रहा था। तो हूँ। उस चक्कर में वेट लॉस काफी हो गया। अच्छा, जो मेरी जरूरत थी, मुझे खाना मैं बनाता था, तो काम बढ़ गए थे ना सभी के घरों में, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो मैंने अपना वक्त अच्छे से गुजारा उस वक्त, और थोड़ी राइटिंग भी की और बहुत कुछ देखा जो मिस कर गए थे इतने सालों से। तो एक वो पॉज आया सबकी जिंदगी में। सेकंड कोविड वाज वेरी डिवास्टेटिंग। उसमें तो घर में भी दोस्त यार भी कई लोग गुजर गए। हम्म तो वो बहुत ट्रॉमेटिक पीरियड था, सभी के लिए था। हम्म। बट उसको मैं अपने कभी काम में नहीं लेके आऊंगा। मैं कोई मुझसे कहेगा कोविड पे पिक्चर बनाओ, मैं नहीं बना सकता। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस यूक्रेन एंड रशिया जो भी हो रहा है ग्लोबली, पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर के, हाउ यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? अब इसके पीछे तो बहुत सारे, अब इसका मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, हालांकि मैं पॉलिटिक्स में समझता हूँ ठीक ठाक ढंग से। तो मुझको तो ये लगता है कि ये रशिया की सॉवरेनिटी पे ही एक, आई एम प्रो रशिया। तो रशिया की सॉवरेनिटी पे नेटो घुस जाएगा तो खत्म ना फिर। तो अपने आप को बचा रहा है, पूरा क्या कर रहा है। अब भले ही तिग्मांशु धूलिया अपने ग्रैंड फादर की तरह एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस में ये तो रहता ही है, जैसे आपके बारे में ये बताया जाता है, मारो कहीं लगे वहीं। वो करना पड़ता है। आई लाइक दिस, ये जिस तरह से एक अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं ना, गागर में सागर। हाँ, आर्ट यही है ना। आर्ट को ऑब्वियस ढंग से बता दोगे तो क्या वो न्यूज़पेपर बन जाएगा ना फिर। हम्म। ऐसी घटना हुई, या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की आवाज हो जाएगी ना, ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। आर्ट का मतलब ये नहीं है। आर्ट कुछ और ढंग से चीजों को बताती है। आर्टिस्ट को स्मार्ट होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। Yes, चालाक को मैं बहुत डिमीनिंग नेगेटिव ढंग से नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब आर्टिस्ट को बेवकूफ नहीं होना चाहिए। yes, बाकी आपकी और इरफान की दोस्ती का तो बैच के लोग, क्योंकि हमारा एक जीरो सेशन हुआ था तो नो बडी वॉज देयर। वो तो हमारा शुरू से ही, चाहे उसका वो बजाज वाला लोअर डेप्थ सर्कुलेशन यूनिट में हो, द वे ही परफॉर्म, और भी तमाम जो प्रोडक्शन है,
वो केमिस्ट्री आपकी ज़बरदस्त रही और वो आई कैन अंडरस्टैंड वो जो वैक्यूम एक जो एक्टर और डायरेक्टर के बीच में वो अ, कहीं न कहीं रहता है, एक जो अंडरस्टैंडिंग, एक जो केमिस्ट्री थी, तो वो तो कहीं न कहीं वो रीतापन लगता ही होगा आपको आज भी। बहुत ज्यादा। हुँ, आप इस सच को मान भी लें अगर कि हुँ, सबको जाना है एक या दिन, और सभी के घर में सबने किसी न किसी के गुजर जाने का एहसास तो किया, ये सभी ने किया अपनी लाइफ में, हुँ, सभी करते हैं और ये सच है, किसी न किसी को जाना है। आप इन चीजों को मान भी लें और कहते हैं कि कोई चला गया तो फिर क्या 10-15 दिन का घर में अफसोस होता है, फिर टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम इज अ बिग हीलर। या ये सब चीजें हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन कलाकार का जाना जो है ना, उससे मुझे बहुत पर्सनली इफेक्ट कर गया, क्योंकि वैसा एक्टर नहीं था। और फॉर्चुनेटली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो मेरे काम में दिखता था। मैं उस सामने इरफान अगर है तो मैं उस तरह की राइटिंग कर सकता था जो और कोई एक्टर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। या उतनी समझ नहीं और एक्टरों में, ये बात सच है। और तो वो सेंस ही टोटल नहीं है रोल में लोगों देखता था पूरा को। का एक्टर पता नहीं क्यों करते हैं लोग एक्टिंग, क्या मोटिव होता है उनका एक्टिंग करने का, क्या रेफरेंसेस लेके आते हैं, टेक्निकली अप्रोच करते हैं रोल को। इरफान का जो भी अप्रोच था वो मेरे से मेल खाता था। हुँ, वो खुद मेरे टैलेंट को चैलेंज करता था। कब तो वो जो गया है ना, वो कोई नहीं भर पाएगा। या आप तिग्मांशु धूलिया, अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ हैं। एनीथिंग व्हिच यू थिंक आई हैव नॉट आस्क्ड यू, यू वुड व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें आप? यार मैं क्या कौन हूँ कहने वाला, मैं तो कुछ समझाने वाला हूँ नहीं। आई थिंक तो तुम्हारे साथ बिकॉज एक अलग तरह का ही बातचीत थी, बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ माय ग्रोइंग अप। आई मीन वी बोथ वर देयर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, और दोनों को, हम दोनों की बहुत सारी बातें पता है। यस। हाँ, हालांकि वो 3 ही साल गुजारे, बट 3 साल में हमने अपने आप दोनों एक दूसरे को कच्चे बनियान सब में देखा है ना। तो ये ये एडिट करना पड़ेगा। क्यों क्यों एडिट करना पड़ेगा? ओके। नहीं यार, छोड़ना, अभी तो थोड़ा खुल जाए यार, तो अभी भी वैसे ही है। खुल गया हूँ। शर्म छोड़ दो यार कि Not be will I be judged wrong? we have to be less judgmental. Let people decide it ना। Yeah, I do agree. तो Yeah. हम लोग चाहते हैं लोग हमको अच्छे ढंग से ही जज करें कि कितना अच्छा लड़का है, कितना सीधा है, कितना बढ़िया लड़का है, कितना अच्छा काम करता है। अरे वाह यार, Hmm. क्यों क्यों हम सब मशहूर होना चाहते हैं हम लोग, पोस्टेरिटी में हम लोग को याद रखा जाए एज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छी बात है। Yeah. तो आर्टिस्ट का क्या होगा? तिग्मांशु धूलिया की तमाम फिल्मों में कैरेक्टर में इसीलिए शेड दिखता है। इट्स नॉट इन अ ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ग्रे दिखता है, व्हिच आई लाइक। और आई थिंक इन्हीं चंद अल्फाज के साथ हम तमाम उन व्यूअर्स का कला दर्पण की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और साथ में हम जो फिल्म जगत की जो शख्सियत हमारे साथ आज रूबरू हुई आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू स्वर्णा भाई, मेरे दोस्त।